धारवाड़ जिले बहिष्कृतों की पहली परिषद डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की अध्यक्षता में धारवाड़ में दिनांक 28 दिसंबर 1929 के दिन शाम को किले के अब तक बुलंद खड़ी सीमा के पास वाले विशाल मैदान में बड़े उत्साह के साथ हो रही थी। इस सभा में हिस्सा लेने के लिए पूरे जिले से अस्पृश्य प्रतिनिधि के तौर पर महार, मांग, चमार, भंगी, ढोर आदि हजारों की संख्या में लोग आए थे। अस्पृश्यों के अलावा स्पृश्य लोग भी बड़ी संख्या में उपस्थित थे। मंच पर मैसूर की श्रीमती कनकलक्ष्मी अम्मा, श्री मुदवेडु कृष्णरायप्पा बैठे थे। स्पृश्यों में डॉक्टर किर्लोस्कर, डॉक्टर कमलापुर आदि कई गण्यमान्य लोग दिखाई दे रहे थे। रिवाज के अनुसार स्वागत के गीत गाने बाद स्वागताध्यक्ष वाय बी सांबानी जी का छोटा सा भाषण हुआ। उसके बाद यहां धारवाड़ के कर्नाटक कॉलेज के अस्पृश्य छात्र मी SN माने ने मराठी में प्रस्ताव रखा कि सभा का अध्यक्ष स्थान डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर स्वीकारें। उसके प्रस्ताव का सचिव मी सबानी ने कन्नड़ भाषा में समर्थन किया। राव साहब पापना जालेहाल, बेलगांव के द्वारा किए गए समर्थन के बाद तालियों की गड़गड़ाहट के बीच अध्यक्ष अपनी जगह पर आसीन हुए। अध्यक्ष के भाषण से पहले सचिव ने परिषद के लिए अन्य स्थानों से आए संदेश पढ़कर सुनाए। मी राजभोज, पुणे, मी स्टॉर, नासिक, देशभक्त गंगाधरराव देशपांडे, हुबली, बेलगांव, नामदार जाधव, सुभेदार घावड़गे, D.C. मिशन, पुणे आदि के संदेश पढ़ने के बाद अध्यक्ष का भाषण हुआ। वह मराठी में ही हुआ। डॉक्टर अंबेडकर ने अपने भाषण में कहा, की जा रही प्रशंसा के लिए मैं खुद योग्य हूं अथवा नहीं, इसका फैसला अपने आप करना असंभव है। प्रशंसा करना या नहीं करना पूरी तरह श्रोताओं पर ही निर्भर है। मैं जब विलायत से लौटा तब मानपत्र देने के लिए लोगों ने बहुत प्रयास किया, लेकिन किसी भी आग्रह के सामने घुटने टेके बिना मैंने मानपत्र लेने से इनकार किया। मेरे हिसाब से इसका कारण बिल्कुल स्पष्ट है। केवल शिक्षा पाकर योग्यता आ जाती है, ऐसा मुझे नहीं लगता। दूसरी बात, आदमी विद्वान हो तो ऐसा नहीं कि वह समाज के लिए उपयोगी ही साबित होगा। विद्वान आदमी बदमाश, धोखेबाज, उधार लेने वाला, जुगत लड़ाने वाला और अन्य भी बुरे गुणों से परिपूर्ण हो सकता है। आज के हालात में विद्वान, पढ़े लिखे, सुधरे हुए ये लोग अस्पृश्यों के साथ कैसे बर्ताव करते हैं, यह हम देख ही रहे हैं। लेकिन यह सब ऐसे ही चलेगा, क्योंकि स्पृश्य भेद कालातीत है। आज कोई भी सीना ठोंक तान कर यह नहीं बता सकता कि यह भेदभाव कब मिटेगा। अस्पृश्यता निवारण के कई मार्ग हैं। उनमें से एक महत्वपूर्ण मार्ग है राजनीतिक सत्ता अपने हाथ में आना। आप में सुधार लाने के लिए आजकल आपके आसपास कई स्पृश्य लोग घूमने फिरने लगे हैं। साहब लोग भी हमारे बारे में बहुत चिंता दिखाते हैं, फिर धीमे से कहते हैं कि अपना रहन सहन सुधारो, साफ सुथरे रहे, नया नजरिया अपनाए। ऐसा नहीं कि ये बातें ठीक नहीं हैं, ठीक ही हैं वे सब बातें, लेकिन ध्यान रखें कि ये सभी बातें राजनीतिक सत्ता के अधीन हैं। पूर्ण विराम। राजनीतिक सत्ता हमारे हाथ आए तो फिर सब ठीक हो जाएगा। राजनीतिक सत्ता के अभाव में जो भी कुछ हो रहा है वह केवल सुधार हैं और राजनीतिक सत्ता मिलने तक ऐसे सुधार होते ही रहेंगे, किंतु वे कभी पूरे नहीं होंगे। हाल ही में स्टॉर कमेटी पर जाने का मौका मुझे मिला और जिन्हें जंगली लोग माना जाता है उनसे मिलने का मौका मुझे मिला। उनमें और हम में फर्क केवल वस्त्रों का बाह्य फर्क ही है। कोई कितना भी बताएं, ये लोग अपना पहनावा कभी नहीं बदलेंगे। आज उनके इस तरह के पहनावे के कारण ही वे बिल्कुल अलग दिखाई देते हैं। इन लोगों में पहनावे के कारण तो कोई सुधार नहीं आने वाला है। सुधार वगैरह में परिवर्तन कर किए गए बदलाव बस बाह्यातकारी होते हैं, समूचे सुधार की दृष्टि से बड़े कमजोर होते हैं ऐसे बदलाव। जंगली लोग और हिंदू समाज तथा अस्पृश्य समाज में बहुत फर्क दिखाई देता है। इन सभी के रीति रिवाज अलग अलग हैं। सरकार के पास अस्पृश्योद्धार के बारे में कानून बनाने की हिम्मत नहीं है। अन्य जातियों का गुस्सा, रोष, असंतोष अपने ऊपर लेना नहीं चाहती सरकार। राजनीतिक सत्ता का कुछ अंश हमारे हाथ में आए बगैर हमारे सुधारों में ताकत नहीं आएगी, जोर नहीं लगेगा। राजनीतिक सत्ता को हाथ में लेने की हमें कोशिश करनी चाहिए। उसी तरह ऊंचे वर्ग द्वारा किए जाने वाले अत्याचारों को दूर करने की कोशिश भी की जानी चाहिए। धक्कमपेल चारों तरफ से करनी है। कोंकण में अस्पृश्यों की जो भी स्थिति है वह केवल गांव वालों पर ही निर्भर है। गांव के पाटिल अस्पृश्यों के अनुकूल होने चाहिए। पाटिल अगर नाराज हुआ तो वह और गुंडे दोनों मिलकर अस्पृश्यों की जान हल्कान कर देते हैं, जीना मुश्किल कर देते हैं। उन पर कड़ा सामाजिक बहिष्कार डाला जाता है। अपने गांव में वे यह सब कर सकते हैं। इस तरह से बहिष्कृत होने से अस्पृश्यों को डर लगता है।
जाहिर है कि वे इस तरह के समान अधिकार प्राप्त करने वाले आंदोलनों से दूर रहते हैं। अस्पृश्यों की हालत आज भी बड़ी विचित्र है। इस अंग्रेजी राज्य में तो अस्पृश्यों पर होने वाले सामाजिक बहिष्कार और अत्याचारों को दूर करने वाला कानून तो नहीं ही बनेगा। अब मेरी पक्की राय बनी है कि हमें स्वराज्यवादी ही होना चाहिए। इस देश में कम से कम महार, मान, चमार को आज़ादी चाहिए। आजकल जो स्वराज की कोशिशें चल रही हैं, उनसे तो जो हासिल होगा वह भी औरों को ही होगा। अब जो स्वराज का संविधान बनाया जा रहा है उसमें हम जरूरतमंदों को भी हिस्सा मिलना चाहिए। हालांकि स्वराज के इस बहस, लेन देन, वाद विवाद से कुछ काम का निकल आएगा, उसमें कुछ दम है ऐसा मुझे नहीं लगता। मैं साफ बताता हूं कि अंग्रेज सरकार पर मुझे विश्वास नहीं है। हमारे भले के लिए ये सरकार कुछ नहीं करने वाली। अपना भला हमें खुद करना होगा। स्वागताध्यक्ष ने कहा कि अस्पृश्यता है तब तक स्वराज नहीं मिलता, लेकिन यह बस भूल है। अंग्रेज सरकार किसी दर्शन के सहारे नहीं चलती, वे बहुत ही व्यवहार कुशल लोग हैं। कोई मांग रहा है तो उसे स्वराज दे देने के लिए वह यहाँ नहीं आई है। काटने वाले को, खसोटने वाले को वे खुश करेंगे, फिर अपने साम्राज्य की सुरक्षा देखेंगे। आपके झमेलों से उसे कुछ लेना देना नहीं है। इस देश के सुख संपन्नता के लिए वे स्वराज नहीं देने वाले। फिलहाल स्वराज के बारे में बातचीत चल रही है, उसमें आपकी और हमारी कोई खोज खबर ले रहा है क्या? वे विचार विमर्श कर रहे हैं गांधी, सप्राव, नेहरू, जिन्ना के साथ। इन लोगों का हमसे कितना ताल्लुक है यह तो साफ ही है। इसीलिए अब हमें स्वराजवादी होना पड़ेगा। हालांकि सिर्फ स्वराज पाकर क्या होना है, हमें भी तो स्वराज के लायक होना चाहिए। चीखेंगे चिल्लाएंगे तो हमें सत्ता मिल भी जाएगी, लेकिन ज्ञान के बिना उसे पाना व्यर्थ है। अस्पृश्यों की बहुसंख्या से कुछ नहीं होने वाला है। स्वराज को भोगने के लिए योग्यता, काबिलियत भी चाहिए। अन्य समाज से हमारी स्थिति अलग है। ऐसा जातिभेद अन्य समाज में भी है, लेकिन हम में एक विशेष नमूना उदाहरण स्वरूप करना गुणभेद भी है। जातिभेद और गुणभेद समानांतर हैं। आज भी वे पैरेलल हैं। अन्य किसी भी देश में इस तरह के हालात नहीं हैं। अनादिकाल से हमने आनुवंशिक गुणों को मान्य कर उसे स्वीकारा है, आज हम उसी के बुरे परिणामों को भुगत रहे हैं। अस्पृश्य कितना भी विद्वान रहे, वह दूर ही रहता है और अज्ञानी ब्राह्मण ऊंची जगहों पर विराजमान होता है। आज तक यह केवल अज्ञान के कारण ही चलता आया है। अज्ञान न होता तो समता का संग्राम कब का छिड़ चुका होता। ब्राह्मण गुण से कनिष्ठ भले हो, जन्म से श्रेष्ठ होता है। गुणभेदों में यह जो खाई है उसे पात दिया जाना चाहिए। उसके लिए शिक्षा का प्रसार होना चाहिए। हमें बहुत जागृत होने की जरूरत है। अवसर सुलभ होना और उसे हासिल कर लेना यह हम पर निर्भर है। शिक्षा के अभाव में यह संभव नहीं हो पाता है। हमें खुद अपने अधिकारों को झपट लेने की, हाँ मैं झपट लेने की ही बात कर रहा हूँ, कोशिश करनी चाहिए। हमारा संघर्ष इंसानियत का है। इसके लिए आखिर हमें सत्याग्रह करना पड़ेगा और वह अंतिम उपाय होता है। स्वदेशी और विदेशी दोनों की तरफ से जिस प्रकार के अन्याय होंगे उनके अनुसार ही उनके विरोध के उपाय किए जाने चाहिए। पुराण काल में कौरवों और पांडवों के बीच इतना बड़ा युद्ध क्यों हुआ? केवल राज्य के लिए। अस्पृश्यता समग्र समाज का कल्याण होने ना देगी। वह समाज कल्याण की राह के अडंगे की तरह है। हालांकि हमें अपने स्तर में बढ़ोतरी कर सुधार लाना होगा। पक्की तरह ध्यान में रखें कि अपनी मुक्ति, प्रगति, विकास, उन्नति की लड़ाई हमें खुद कभी ना कभी तो करनी ही होगी। स्पृश्य जनता का दुराभिमान कैसे जाएगा? वे पुराण मताभिमानी होंगे ही। आखिर में मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं कि आत्मनिर्भरता का मार्ग अपनाएं। आपको इसी हाल में रखने की कार्रवाई बेहद पूर्व नियोजित है। आपका वह महार की वतन, उसके अभिमान के कारण आप कितने परावलंबी हो गए हैं इसका क्या आपको कहाँ एहसास है? इसी महार की वतन के कारण महार गांव में हमेशा हमेशा के लिए कैद हो गया है। महार यानी सरकारी भिखारी। वतनों के कारण हर गांवों को ऐसे सरकारी भिखारी मिले हैं। भिखारी बनाने वाले वतन के चक्कर में महार को बंधे नहीं रहना चाहिए, उन्हें अपने बाहुबल के सहारे संघर्ष करना होगा। शिक्षा पाने के लिए उन्हें स्वयं खुद की मदद करनी होगी। अन्य कोई उनकी मदद नहीं करेंगे। कुछ उदारमन लोग अवश्य उनकी मदद करेंगे, लेकिन इस प्रकार उदारमन चूहों से पाई हुई मदद केवल उधारी है। महार लोग गरीब होंगे लेकिन क्या वे संख्या में कम हैं? वे अपनी ही मदद लें, उसे एकत्रित करें तो शिक्षा का सवाल अपने आप हल हो जाएगा। धारवाड़ जिले में 1 लाख महार लोग होंगे। हरेक अगर 1 रुपए का चंदा भी देगा तो 1 लाख रुपयों का फंड इकट्ठा हो जाएगा और उसके सहारे सहजता से 100 बच्चों का बोर्डिंग चलेगा।
फिलहाल यहाँ एक बोर्डिंग की स्थापना की गई है। सरकारी छात्रावास, आश्रम है। ठीक ठाक काम चलाओ ग्रांट मिलती है। हर छात्र के पीछे 10 रुपए मिलते हैं। अन्य जगहों पर मदद नहीं दी जाती। फिलहाल 15 बच्चों की ही व्यवस्था हो पाई है। लड़ झगड़ कर इस संख्या को दोगुना किया जा सकता है, लेकिन इससे अच्छा है कि आप खुद अपना इंतजाम करिए। फिलहाल इस बोर्डिंग का प्रबंधन हमारे पास है। हम मुंबई में और बोर्डिंग यहाँ, बीच में बहुत ज्यादा अंतर, दूरी है। प्रबंधन जैसा होना चाहिए वैसा नहीं हो पाता है। इसके लिए एक कमेटी की स्थापना करें और अपनी व्यवस्था आप खुद करें। सोचिए कि धारवाड़ जिले में अस्पृश्य छात्रों के लिए जिस प्रकार का प्रबंध उपलब्ध है, उससे कहीं अधिक बेहतर प्रबंध होना चाहिए, और वह आप खुद करवा सकते हैं। इस प्रकार डॉक्टर अंबेडकर ने अपने बंधुओं को सलाह दी और अध्यक्ष स्थान देने के लिए उन्हें धन्यवाद दिया और तालियों की गड़गड़ाहट में अपना भाषण पूरा किया।